हेलो स्टूडेंट्स, मेजर कल्सी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शुक्ला, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज के इस मॉडल पेपर पे हम उन बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेके आए हैं जो आपके आने वाले एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो बिल्कुल बिना समय को वेस्ट करते हुए आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड। तो आपको जैसा कि पता ही है कि सेंटेंस जनरली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो हम देखेंगे कि एरर किस पार्ट में है। अगर एरर एग्जिस्ट करेगी तो एक्चुअल में वो ए बी सी में होगी, और अगर कई बार ऐसे भी होते हैं कि सेंटेंस करेक्ट भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको डी वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस कह रहा है कि इफ ही आंसर्ड ओनली वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। एक कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। कह रहा है कि अगर एक क्वेश्चन उसने ज़्यादा आंसर किया होता तो वो एग्ज़ाम को पास कर लिया होता। तो अगर आप देखोगे कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस है, तो इसमें पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इफ से रिलेटेड क्लॉज है और दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो हालांकि कंडीशनल की कई कंडीशंस होती हैं। तो पहली इसमें होती है कि भाई इफ से रिलेटेड क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है अगर ट्रू फैक्ट्स की बात की गई हो। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर इफ से रिलेटेड क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो दूसरे क्लॉज में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ करते हैं, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ से रिलेटेड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो दूसरे वाले क्लॉज को हम करते क्या है कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, या कुड भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो माइट का भी यूज़ किया जा सकता है। और अगली जो कंडीशन होती है कि इफ से रिलेटेड क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो अगला वाला जो पार्ट होता है, यानी दूसरा क्लॉज जो होगा, वो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद से लिख दिया जाता है। अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो हम गलती ए पार्ट में मानेंगे, क्योंकि अगर पास्ट इंडेफिनिट को कंसीडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए, तो आप यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए हम यहाँ वुड मान लेते हैं, तो हैव को हटा दें तो यहाँ पर भी यहाँ पे पास्ट लिखा है, और ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम V1 का यूज़ करते हैं, और हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे वुड हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पहले वाले क्लॉज को हम हैड की मदद से बनाएंगे, यानी इफ ही हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आप बोलोगे इफ ही हैड आंसर्ड ओनली वन मोर क्वेश्चन, तो पास्ट परफेक्ट और यहाँ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एरर ए पार्ट में है। अगले की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेवियर फ्रॉम अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नाइदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, ये कह रहा है कि
एक फेयर वेदर फ्रेंड से हमेशा सावधान रहिए। वो ना तो वास्तव में ज़रूरत में मित्र होते हैं और ना एक्चुअल में वो फ्रेंड होते ही हैं। तो अब यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर की कंडीशन आई है, तो यहाँ पे गलती नहीं है। एक्चुअल में एक फिक्स प्रीपोजिशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। आप जानते हो कि प्रीपोजिशन को दो तरीके से आप पढ़ते हो। एक रूल बेस्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जिसमें आप इन के बारे में आप पढ़ते हो, टू के, टूवर्ड्स के, यानी जितने जितने प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में आप एक एक रूल्स पढ़ते हो। दूसरा ये होता है कि आप कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस को ही फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी बिवेयर आएगा तो बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा बल्कि फ्रॉम को हटा करके इसके स्थान पे ऑफ का यूज़ होगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड कंडीशन बन रही है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो एरर ए पार्ट में है। अगले की बात करें तो अगला कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स, यानी प्राइम मिनिस्टर के जो अच्छे लुक्स हैं थे, वॉन हिम द इलेक्शन, यानी अच्छे लुक्स की वजह से वो इलेक्शन को जीत गए। बट ही हैज स्टिल टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ, ठीक है, जस्ट प्रेटी फेस, लेकिन उनको अभी भी प्रूव करना है कि वो मात्र प्रेटी फेस ही नहीं है, मतलब वो इलेक्शन प्रेटी फेस की वजह से ही नहीं जीते। इनको अभी इस चीज़ को प्रूव करना है। तो यहाँ पे वो केवल सुंदर फेस नहीं है, इस बात को प्रूव करना है। तो प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स वॉन हिम द इलेक्शन, यहाँ तक तो सही है। बट ही हैज़ स्टिल टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट अ जस्ट। अच्छा, आर्टिकल की पोजीशन की अगर किसी भी सेंटेंस में हम बात करते हैं तो अगर कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जस्ट भी हो, उसी में TOO की बात कर लो, या फिर सो की बात कर लेते हैं, या फिर एज की कंडीशन को पुट कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल में कंडीशन ऐसे बनेगी। मान लीजिए जस्ट है तो हम ए और एन और फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन की कंडीशन को हम पुट कर देते हैं। यानी अगर इस सेंटेंस को आप रीड आउट करोगे तो ये जो पोजीशन है इसकी ए की, तो ये प्रेटी के ठीक पहले होगी। यानी आप एरर बोलोगे तो सी पार्ट में एग्जिस्ट है। यानी जैसे आप बोलते हो ना जस्ट अ जोक, जस्ट जोक नहीं बोलते हो तो आप बोलते हो जस्ट अ जोक, तो जस्ट अ क्वेश्चन। तो इसी तरीके से यहाँ पे जस्ट आएगा पहले और फिर उसके बाद एन की पोजीशन बनेगी। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। करें कि अनलेस द गवर्नमेंट डज नॉट रिवाइज इट्स पॉलिसी ऑफ द लिबरलाइजेशन, जब तक कि सरकार अपनी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को रिवाइज नहीं करती है, द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। इसका मतलब कि जो स्वदेशी तकनीकी की जो विकास है उसका जब तक कि सरकार जो है अपनी लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी को एक्चुअल में वो रिवाइज नहीं करती है, तो जो स्वदेशी तकनीकी है वो तब तक बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, तो अफेक्टेड होगी। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में जैसे अनलेस की बात कर लें या फिर अनटिल की बात कर लें, एक्चुअल में ये अनलेस और अनटिल की जब हम बात करते हैं तो इफ़ नॉट के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ये टाइम के लिए यूज़ होता है अनटिल, और ये कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है अनलेस का। तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं, और अगर नेगेटिव अपने आप में सेंस देते हैं तो इसका मतलब है कि इनसे रिलेटेड जो भी क्लॉज होगा उस क्लॉज में किसी अन्य नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डज नॉट का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, यानी नॉट का यूज़ हुआ है, वो एक्चुअल में गलत होगा। तो यहाँ पे डज नॉट रिवाइज इट्स पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, इसी पार्ट में गलती है, तो इसका मतलब ए पार्ट में मिस्टेक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वजह क्या है कि अपने आप में अनलेस या अनटिल की बात करें ये नेगेटिव होते हैं, तो फिर से नेगेटिव वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पूजा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, पूजा अपने मित्र के घर गई, एट द अपॉइंटेड आवर, मतलब जो अपॉइंटेड समय था उस समय, बट सी वॉज टोल्ड, लेकिन उसको कहा गया कि हर फ्रेंड लेफ्ट हाफ एन आवर ईडी, नहीं, यहाँ पे ईडी नहीं होगा, ईडियर, ईडियर के स्थान पे अर्लियर होगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। तो गलती यहाँ पे, ये तो इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एरियर के स्थान पे अर्लियर का यूज़ होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे विजिलेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे विजिलेंट है। विजिलेंट का एक्चुअल में हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो पहले सेंटेंस को फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में सेंटेंस का मतलब क्या है। तो सेंटेंस कह रहा है द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। मतलब जो इंस्पेक्टर था वो बहुत ही सतर्क युवा व्यक्ति था। अब ऑप्शंस दिए गए हैं स्मार्ट, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, वॉचफुल। 4 ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड हियर। अब पॉइंट ये है कि विजिलेंट का मतलब क्या होता है। विजिलेंट का मतलब होता है जो सतर्क हो, जो जागरूक हो, जो चालाक हो, जो सचेत हो। तो इसके सेंस में हम विजिलेंट का यूज़ करते हैं। स्मार्ट बिल्कुल नहीं होगा, एम्बिशियस यहाँ भी नहीं होगा, इंटेलिजेंट भी नहीं होगा, बल्कि वॉचफुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वॉचफुल का मतलब होता है जो निगरानी करने में बहुत ही सक्षम हो या सतर्क व्यक्ति होता है, उसके लिए हम वॉचफुल का यूज़ करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो युद्ध के जो कैदी, वर सब्जेक्टेड टू बेस्टियल एट्रोसिटीज, यानी जो वॉर्स के, यानी जो युद्ध हुआ करते थे उनके जो कैदी हुआ करते थे उनके साथ पाशविकता जैसे यानी पशुतापूर्ण अत्याचार किया जाता था या उनको विषय बनाया जाता था। कुल मिलाकर के वॉर से यानी युद्ध के बाद जितने भी कैदी हुआ करते थे उनके साथ पशुतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। बेस्टियल यहाँ पे एट्रोसिटीज़ की बात की जा रही है। तो इसका मतलब होता है पाशविक, एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार। एक्चुअल में आपको एट्रोसिटीज़ का ही, यानी जो एट्रोसिटी यूज़ किया गया है, इसी को मतलब फाइंड आउट करना है। हार्डशिप्स की बात करते हैं तो इसका मतलब डिफ़िकल्टीज़ होता है, तकलीफ़ होता है, विपत्ति होता है। आप कैलेमिटीज़ के सेंस में यूज़ कर सकते हो, जो परेशानियाँ होती हैं उसके अर्थ में हम यूज़ करते हैं। पनिशमेंट दंड, यहाँ पे जॉब्स, आप ये कॉमन वर्ड है। क्रुएल्टीज़ लिखा है तो क्रुएल्टीज़ ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्रुएल्टीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ही इज़ क्वाइट मेटिकुलस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। अब कह रहा है कि भाई वो बहुत ही एक्सट्रीमली सावधान रहता है, बहुत ही वो सावधान होता है जब किसी अन्य के साथ डील करता है, तो ये सावधानी पूर्वक व्यवहार करता है। अब यहाँ पे देखें रिजर्व्ड, इसका मतलब जो रिजर्व आरक्षित के सेंस में यूज़ करते हैं हम। हॉटी इसका प्राउड के सेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दंभ के सेंस में या गर्व के सेंस में यूज़ करते हैं। इंडिफरेंट का मतलब होता है डिसइंटरेस्टेड, या आप कह सकते हो जिसमें डिसलाइक के सेंस में हम यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हो कि जैसे आप कहते हो ना कि किसी निराशा के सेंस में, डिसइंटरेस्टेड के सेंस में, किसी चीज़ के प्रति जब इंक्लाइनेशन नहीं होती है तो उसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंट, उदासीन जिसे आप बोलते हो। एग्जैक्ट वर्ड इसका यही होगा। और वेरी केयरफुल, तो अगर आप देखोगे मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, यहाँ पे क्वाइट मेटिकुलस का यूज़ किया गया है, तो वेरी केयरफुल इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। अगले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ अफेक्टेशन, यानी उसका जो भाषण था वो आडंबर से भरा हुआ था। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, जिसे आप शो ऑफ बोलते हो या मिथ्या बोलते हो, या आप कह सकते हो बढ़ा चढ़ा के जिसमें आप बोलते हो, उसी को बोला जाता है अफेक्टेशन, दिखावा जिसे कहते हो। यहाँ पे बॉस्टिंग का मतलब होता है सेखी बघाड़ना, और पीडेंट्री का मतलब होता है विद्वान। जैसे अब विद्वता की अगर बात होती है तो यहाँ पे पीडेंट्री का यूज़ करते हैं। इनक्लोज्ड किसी चीज़ से घिरा हुआ, और यह बंद, क्लोज से ही इनक्लोज्ड बना है। और यहीं पे अगर हम प्रेटेंस की बात करते हैं तो प्रेटेंस का मतलब होता है दिखावा। अफेक्टेशन का सही मीनिंग होगा प्रेटेंस। अगले क्वेश्चन की ओर फिर से मूव ऑन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है इंटरनेम से रिलेटेड, और यहाँ पे कह रहा है कि जॉयस एंड टेंशंस आर इफेमेरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी आनंद या खुशियाँ या तनाव ये जीवन के इफेमेरल एस्पेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये क्षणिक
पहलू माने जाते हैं। अब इफेमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। क्या होता है टेम्परेरी? तो इसका मतलब आई थिंक समझ ही गए होंगे। फाइट, लड़ाई, स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो आध्यात्मिक होता है, यहाँ पे इथिकल, यहाँ पे इथिक्स से बना है यानी नैतिक की बात हो रही है, और यहाँ पे परमानेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब इफेमेरल है तो हम टेम्परेरी की बात करते हैं और टेम्परेरी का अपोजिट हो जाएगा परमानेंट, तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ही इज वेरी स्क्रूपुलस इन कीपिंग अकाउंट्स। अब एक्चुअल में देखें तो ये स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर स्क्रूपुलस की बात करते हैं तो किसी चीज़ के प्रति अगर निष्ठावान होता है, या आप कह सकते हैं ईमानदार हो, या किसी चीज़ को अकाउंट को रखने में वो बहुत ही सत्यनिष्ठ हो, बहुत ही लगनपूर्ण काम करे, तो उसी को बोलते हैं स्क्रूपुलस। अकाउंट को रखने में बहुत ज़्यादा वो सत्यनिष्ठ रहता है, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रूपुलस। यहाँ पे क्लमसी का मतलब होता है गंदा या मैला। इसी तरीके से इरेगुलर यानी अनियमित। अबेरेशन का मतलब होता है डेविएशन, जब अपने आप पथ से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से आप डेविएट हो जाते हैं, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं अबेरेशन। और इसी तरीके से केयरलेस, तो यहाँ पे सत्यनिष्ठ या लगनशील होता है, तो इसका आप यूज़ कर लोगे केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दे इन्वाइटेड हिम टू समटुअस लंच। समटुअस का मतलब होता है वैभवशाली या एक्सपेंसिव, हम जिसे बोलते हैं, बहुत शानदार हो, भव्य हो, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। केयरफुल कोई तर्क नहीं बन रहा है, क्योंकि शानदार या आप कह सकते हो एक्सपेंसिव के सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो ये केयरफुल तो होगा नहीं। अब पुअर लंच नहीं होता है। न्यूट्रिशियस लिया है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मीगर का यूज़ करेंगे, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंसिव है और यहाँ पे थोड़े के अर्थ में हम मीगर का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें तो कह रहा है कि ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी। ठीक है, मतलब न्यूज़ सुनते ही उसकी जो स्थिति थी वो आनंदमय की स्थिति थी। एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद या उत्सव, या आप कह सकते हो उत्साह की जो प्रवृत्ति होती है, उत्साह की जो स्थिति होती है, एक्सटेसी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे अपोजिट की बात हो रही है, तो पेन तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, तो एक आनंद का यहाँ पे हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम की ओवरऑल बात की जा रही है। यहाँ पे ट्रांस की बात हो रही है, तो ट्रांस की अगर हम बात करें तो एक होता है ना मूर्छित या बेहोशी की जो स्थिति होती है, जिसमें एक्सटर्नल चीज़ों से कोई मतलब ना हो, बाहरी भौतिक पर्यावरण या बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, या आप कह सकते हो समाधि की जो स्थिति होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांस। यहाँ पे डिप्रेशन, अवसाद जिसे बोलते हो, तो एक्सटेसी का सही ऑप्शन जो होगा वो डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो आइए इडियम्स एंड फ्रेजेस के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं।
और क्वेश्चन कह रहा है कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कैंडल को आप दोनों साइड से, वो दोनों एंड से आप जला देते हो। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, शब्दों को ब्रेक करना आना चाहिए। जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप ब्रेक करके अगर आप समझोगे तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा कि आप एक्चुअल में मीनिंग को डिफाइन कर सकें। तो इसका मतलब होता है कि एक तरफ से आप, यानी कैंडल को अगर आप बर्न करते हो तो उसमें तो पैसे लगेंगे ही, साथ साथ एनर्जी भी उसकी जा रही है। तो इसका मतलब है कि अपना धन यानी पैसे और साथ ही साथ एनर्जी को यूजलेस तरीके से आप व्यर्थ में अगर वेस्ट कर रहे हो, गवा रहे हो, तो उसी को बोला जाता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी टू वेस्ट वंस एनर्जी एंड मनी रेकलेसली, यानी खुद का जो ऊर्जा और पैसे को लापरवाही पूर्वक अगर वेस्ट करते हैं तो उसी के लिए यूज किया जाता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखें तो कह रहा है कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इसका मतलब होता है टू रिवेंज या टू टेक रिवेंज, यानी हम बदला लेने के सेंस में यूज करते हैं टेक रिवेंज के अर्थ में टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रन अवे, क्लियर डेप्थ, स्कोर्स वेल ये नहीं होगा। अ केक वॉक लिखा है। केक वॉक का मतलब होता है आसान काम। बहुत सारे जीवन में ऐसे काम होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, तो अ केक वॉक यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आसान काम, इजी टास्क, इसके लिए यूज करते हैं। तो इन इजी टास्क डी वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे, यही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि इन एक्सपेंसिव गिफ्ट, बहुत ही महंगा गिफ्ट, या अक्यूरेबल डिसीज, जैसे डिसीज जिसे क्योर किया जा सके, या अप्रूव्ड थ्योरी, एक सिद्ध जो थ्योरी हो, तो यहाँ पे कोई तर्क नहीं बन रहा है, तो इसलिए इन ऑप्शंस को तो हम हटा ही देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब इतना बड़ा आप टुकड़ा तोड़ लेते हो, बाइट ले लेते हो। कई बार होता है ना कि आप मुंह में निवाला इतना ज़्यादा, आप यानी निवाले में भोजन या किसी चीज़ की जो मात्रा होती है इतना ज़्यादा होता है कि एक्चुअल में आप मुंह नहीं चला पाते अच्छे से। उसी से कह रहा है कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो जीवन में कई बार होता है कि हम इतना बड़ा टास्क या काम ले लेते हैं कि एक्चुअल में वो हमारे लिए असंभव होता है, हम उसको कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। तो ईट लेविशली, ये बिल्कुल नहीं होगा। टेक एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू, यही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो यानी अपने लिए कोई ऐसा टास्क ले लेना जो एक्चुअल में असंभव हो, तो हम बी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी पी क्यू आर एस की एक्चुअल में बात की जा रही है। तो बस ब्रीफ आइडिया दूंगा। किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज करते समय, यानी वर्ड्स को, आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना होता है। उसके अलावा आप रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखोगे, साथ ही साथ कंजंक्शंस की कुछ बातें आप रखोगे, और साथ ही साथ बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो वर्ब की, और आप प्रीपोजिशन की भी कुछ इन्फॉर्मेशंस दिमाग में रखोगे। यानी इन्फॉर्मेशन आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन की होना चाहिए, साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स को, हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तो आइए फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सही ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल्दो मेनी इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे अगर देखें तो मेनी इंस्टीट्यूशंस को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब इसके बाद हमें वर्ब की ज़रूरत है। हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो हम बोलेंगे ऑल्दो मेनी इंस्टीट्यूशंस दीज कैन हैव, नो, यहाँ इसको हटा देंगे। हैव ट्राइड टू ऑर्गेनाइज, अगर आप देखोगे तो ऑल्दो मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव ट्राइड टू ऑर्गेनाइज, ये आप देखोगे तो श्योरली है ये इसी से शुरुआत होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसकी शुरुआत क्यू से हो रही है, वो है बी ऑप्शन। अगर इसके आप अरेंज करने के बाद पढ़ें तो आप एक्चुअल में समझ पाएंगे। ऑल्दो मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव ट्राइड टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल प्रोग्राम्स, बहुत सारे रेमेडियल्स प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किए फॉर द वीकर स्टूडेंट्स, यानी कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए। फिर कह रहा है दीज कैन हैव ओनली अ पेरिफेरल इम्पैक्ट, और इनका केवल ऊपरी सतही ही इम्पैक्ट पड़ेगा।
या पढ़ता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर इन हिज लाइफ द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रोड 35 प्लेस एंड सेवरल पोएम्स। यहाँ पे आप देखोगे तो विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है, तो इनके बारे में कुछ बताया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर कौन? तो आप बोलोगे द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, यानी इंग्लिश के महान ड्रामेटिस्ट। फिर अब और बताना शुरू करोगे। अब क्या बताना शुरू करोगे? अब देखते हैं, रोड 35 प्लेस, उन्होंने 35 प्लेज लिखे, एंड सेवरल पोएम्स, और बहुत सारी उन्होंने कविताएं भी लिखी इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन के यानी अपने जीवन काल में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट होगा, फिर उसके बाद रोट 35 प्लेस यानी क्यू के बाद आर, फिर उसके बाद एस और लास्ट में पी आ जाएगा। तो डी वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अगला देखते हैं, और अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है कि द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स, लोगों को देखने के जो हमारे नज़रिए होते हैं, टू द रूटीन ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एंड दे एक्चुअली सी, ये भी नहीं होगा। अगर आप देखें द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स सून बिकम एक्स्टम्ड, एक्स्टम्ड के साथ हमेशा टू आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो द आईज ऑफ सीइंग पर्सन्स सून बिकम एक्स्टम्ड टू द रूटीन ऑफ देयर सराउंडिंग्स, यानी लोगों को देखने की परखने की जो हमारे नज़रिए होते हैं वो जल्द ही अभ्यस्त हो जाते हैं। टू द रूटीन ऑफ देयर सराउंडिंग्स, यानी उनके सराउंडिंग्स की जो भी रूटीन होती हैं उन्हीं रूटीन से अभ्यस्त हो जाती हैं। एंड दे कैन एक्चुअली सी ओनली द स्टार्टलिंग एंड स्पेक्टिकुलर, और वो केवल उन्हीं चीज़ों को देख सकती हैं जो एक्चुअल में चमत्कार पूर्वक हों और बहुत ही एक कह सकते हैं कि प्रदर्शन पूर्वक हों, या आप जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती हैं उन्हीं चीज़ों को वो देखती हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसके बाद हम यूज़ करेंगे सून बिकम एक्स्टम्ड को, आर के बाद फिर पी आएगा, एंड फिर क्यू आएगा, फिर एस। तो आर के बाद पी के ऑप्शन को हम देखते हैं, तो आर पी क्यू एस, तो आर पी क्यू एस, सी वाले ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, और अगर आपको लगता है कि रियल में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप देखिए कि ए बी सी में क्या होना चाहिए, और अगर लगता है कि सेंटेंस करेक्ट ही है, किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तब आप डी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू वैंडरिंग ऑफ द पॉइंट व्हेन ही इज़ टॉकिंग, कह रहा है कि उसकी प्रवृत्ति है कि जब वो बात करता है तो बात करते दौरान वो मेन मुद्दे से भटक जाता है, या कह सकते हो मेन मुद्दे को छोड़ देता है। यहाँ पे टू वैंडरिंग ऑफ का मतलब होता है टू लीव, और पता है यहाँ पे जब भी इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर 2 + V1 होता है, ना कि V1 + ING होता है। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि हमें टू वैंडरिंग के स्थान पे हमें यूज़ करना है टू वैंडर, यहाँ पे इन्फिनेटिव की कंडीशन को पुट करना है, ना कि हमें टू के बाद ING के एक्सप्रेशन को फॉलो करना है। तो टू वेंडर ऑफ यही करेक्ट एक्सप्रेशन माना जाएगा। अगला देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो कह रहा है कि नो सूनर आई सा द लिजर्ड देन आई रैन अवे, कह रहा है कि जैसे ही मैंने छिपकली को देखा त्यों ही मैं भाग गया, ठीक है, दौड़ लगा दिया, इसकी बात कर रहा है। तो देखो एक टॉपिक होता है एडवर्ब के अंतर्गत इन्वर्जन होगा, ठीक है, इन्वर्जन टॉपिक होता है। अब इन्वर्जन में होता क्या है कि एक्चुअल में जो सेंटेंस का सही ऑर्डर होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो क्रम होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। कैसे? यानी कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ कर दिया जाएं तो एक्चुअल में जो गिवन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले हो जाती है।
यानी हम इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में इन्वर्जन की जो कंडीशंस होती है तो दो तरीके से, या तो पार्शियल होगी या कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद, और कंप्लीट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आता है। यहाँ पे अगर सेंटेंस की शुरुआत नो से होती है या नो से बना कोई भी एक्सप्रेशन हो, या आप कह सकते हो नो सूनर से हो, तो हम पार्शियल इन्वर्जन को अप्लाई करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले। अब इस कंडीशन को अगर देखोगे तो नो सूनर आई हैड लिखा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे नो सूनर डिड आई सी, यही करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि आई के बाद सा लिखा है तो यहाँ तो नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ही नहीं। और यहाँ पे अगर देखोगे एक ही कंडीशन है जिसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया है। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। तो अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है। अब कॉम्प्रहेंशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका ये होता है कि पहले हम पूरे कॉम्प्रहेंशन को, पूरा पैराग्राफ को हम रीड आउट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं और उसको रिप्लाई करते जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ें, और ये सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिटेन रखते हैं, और उसी के आधार पे हम पैसेज को रीड आउट करते जाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं पढ़ते समय हमें ये ज़रूर फील होगा कि ये बात कहीं ना कहीं पैसेज में पूछी गई है। तो इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और साथ ही साथ दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ को पढ़ते चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर वांट्स इंडियंस टू, इसका मतलब जो लेखक है वो भारतीयों को चाहता है। अब देखेंगे क्या कैसा चाहता है। फिर कह रहा है कि द ऑथर वांट्स, फिर अगला कह रहा है कि द ऑथर थिंक्स दैट, ऑथर सोचता है कि। अब क्या सोचता है ये हमें पैराग्राफ पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो आइए पैराग्राफ को पढ़ते हैं बेहतर तरीके से। कह रहा है कि द इंडियन कल्चर ऑफ आवर टाइम्स, यानी हमारे समय की जो भारतीय संस्कृति है, इज़ इन द मेकिंग, मतलब बन रही है, यानी हमारे समय की जो इंडियन कल्चर है वह बन रही है। Many of us are striving to produce a blend of all cultures, यानी हम में से बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि to produce a blend of all cultures, यानी हम सभी संस्कृतियों का एक मिश्रण बनाएं। That seem today to be in clash with one another, जो आज ऐसा प्रतीत होती है कि एक दूसरे से वो क्लैश करते हुए, मतलब टकराते हुए। फिर नो कल्चर कैन लिव इफ इट अटेम्प्ट्स टू बी एक्सक्लूसिव, कह रहा है कि कोई कल्चर जीवित नहीं रह सकता या वर्चस्व में नहीं रह सकता यदि यह विशिष्ट होने का प्रयास करती है। फिर कह रहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज प्योर आर्यन कल्चर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया टुडे, यानी कोई भी आज आर्यन कल्चर जैसी चीज़ें वर्तमान में इतनी शुद्ध मौजूद नहीं हैं।
वेदर द आर्यंस वर इंडिजिनियस टू इंडिया और वर अनवेलकम इंट्रूडर्स। इसका मतलब कह रहा है कि वेदर द आर्यंस वर इंडिजिनस टू इंडिया, कि क्या वो आर्यंस भारतीयों के लिए स्वदेशी थे, यानी भारत के लिए वो स्वदेशी थे या भारत के ही थे, या फिर अनवेलकम इंट्रूडर्स थे, यानी बिना बुलाए वो घुसपैठिया थे। डज नॉट इंटरेस्ट मी मच, कह रहा है कि इसमें मुझे ज़्यादा रुचि नहीं है। What does interest me is the fact, वो जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट देता है वो है कि that my remote ancestors blended with one another, जो मेरे दूर दराज के जो पूर्वज थे वो एक दूसरे से घुल मिल गए। with the utmost freedom, पूरी आज़ादी के साथ, पूरे स्वतंत्रता के साथ। and we of the present generation are a result of that blend, और आज जो वर्तमान जो हमारी जनरेशन है, व्हाट डज इंटरेस्ट मी इज द फैक्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है वो यह है कि दैट माई रिमोट इंसेस्टर्स, जो हमारे दूर दराज के जो इंसेस्टर्स पूर्वज थे, ब्लेंडेड विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। विद द अटमोस्ट फ्रीडम, वो बहुत अत्यधिक आज़ादी के साथ। एंड वी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, हम वर्तमान जनरेशन में आर अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्लेंड, कह रहा है कि हम वर्तमान समय में उसी ब्लेंड या उसी मिश्रण का हम रिजल्ट हैं। फिर कह रहा है कि आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर जो है दीवार से घिर जाए। ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से। एंड माई विंडोज़ टू बी स्टफ्ड, और मेरी खिड़कियां जो है सामान से भर दी जाएं। आई वॉन्ट द कल्चर्स ऑफ ऑल लैंड्स, मैं सभी पृष्ठभूमि की या सभी भूमि की कल्चर्स को चाहता हूँ। टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी घर से सभी प्रकार की जो कल्चर्स हैं वो गुजरें, संस्कृतियाँ बह के जाएं। माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, जितना स्वतंत्र या मुक्त होकर के हो सके उतना। बट आई रिफ्यूज़ टू बी ब्लोन ऑफ माई फीट बाई एनी, लेकिन मैं इस बात से नकारता हूँ या रिफ्यूज़ करता हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर से के साथ मैं बह जाऊं। उसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ नहीं बहूँगा। इसका मतलब कह रहा है कि मैं अपने ज़मीन या अपने घर पे सभी प्रकार की कल्चर से संस्कृतियों को चाहता हूं, लेकिन किसी एक के साथ बहना नहीं चाहता हूं। फिर कह रहा है कि आई वुड हैव एनी यंग मेन एंड वुमेन विद लिटरेरी टेस्ट्स टू लर्न एज मच ऑफ इंग्लिश एंड अदर वर्ड लैंग्वेजेस। कह रहा है कि मैं चाहूँगा कोई भी युवा पुरुष या फिर महिलाएं जिनको साहित्य पे बहुत ज़्यादा रुचि हो, टू लर्न एज मच ऑफ इंग्लिश एंड अदर वर्ड लैंग्वेजेस एज दे लाइक, मतलब अंग्रेजी और भाषाएं, विश्व की जितनी अन्य भाषाएं हैं, जितना भी वो पसंद करें उतना वो सीखें। ठीक है। एंड देन एक्सपेक्ट देम, और उनसे मैं आशा करता हूँ, एक्सपेक्ट करूँगा, टू गिव द बेनिफिट्स ऑफ देयर लर्निंग टू इंडिया, कि वो अपने सीख का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का सीख जो है भारत को दें। एंड द वर्ड अलाइक, और विश्व को एक समान रूप से, जैसे कि बोस, राय और टैगोर की तरह। फिर कह रहा है बट आई वुड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई एक सिंगल भारतीय वो भूल जाए, नकार दे या फिर शर्मिंदगी महसूस करे ऑफ हिज मदर टंग, अपनी खुद मातृभाषा का, और फील दैट ही और शी कैन नॉट थिंक, और इस बात को महसूस करे कि वो सोच ही नहीं सकता और एक्सप्रेस द बेस्ट थॉट्स, और अपने बेहतर थॉट्स को इन हिज और हर ओन वर्नाकुलर। इसका मतलब है कि अपने खुद की भाषा में मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो वो एक्सप्रेस न कर सके अपनी खुद की मातृभाषा में या देशज भाषा में। अ रिलीजन ऑफ द प्रिजन हाउस, कह रहा है कि मेरा जो धर्म है वो प्रिजन हाउस नहीं है। तो अब देखते हैं कहीं ना कहीं लेखक जो है कृति के बारे में बात किया है, भाषाओं के बारे में बात किया है, तो देखते हैं एक्चुअल में है क्या। तो कह रहा है कि द ऑथर वांट्स इंडियंस टू, मतलब जो भारतीय हैं उनको किस रूप में ऑथर चाहता है, लर्न ओनली इंग्लिश एज मच एज दे लाइक, नहीं, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की भी बात की गई है। फिर कह रहा है लर्न इंग्लिश नॉट अदर वर्ड लैंग्वेजेस, लर्न ओनली द मदर टंग, फिर यहाँ पे टंग होना चाहिए। ठीक है।
फिर कह रहा है कि और द वर्नाकुलर, लर्न इंग्लिश एंड द अदर वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन एडिशन टू द मदर टंग। यही होगा कि यानी अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं की भी बात की गई है मदर टंग को छोड़ करके। इसका मतलब मदर टंग को तो जानना ही है और साथ ही साथ इंग्लिश को, और इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं को भी सीखें, यही ऑथर चाहता है। तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। 24 की अगर हम बात करें, 24 कह रहा है कि ऑथर वांट्स द कल्चर्स ऑफ अदर्स टू बी केप्ट आउट, यानी अन्य लोगों की जो भाषा है उनको बाहर रखा जाए। द कल्चर्स ऑफ अदर्स टू रिप्लेस आवर ओल्ड कल्चर, हमारे ओल्ड कल्चर को रिप्लेस किया जाए, बिल्कुल नहीं। द फ्रीडम टू ब्लेंड अदर कल्चर्स विद आवर ओन, या फिर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि द फ्रीडम टू ब्लेंड द अदर कल्चर्स विद आवर ओन। इसका मतलब है कि हमारी जो खुद की संस्कृति है वो खुद की संस्कृति को दूसरे के साथ भी ब्लेंड कर दिया जाए, यही ऑथर चाहता है। तो यहाँ पे इसका सी वाले ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगर 25 को देखें तो 25 कह रहा है कि द ऑथर थिंक्स दैट, ऑथर सोचता है कि द आर्यंस वर इंडिजिनस टू इंडिया, मतलब भारत में देखा जाए तो वो इंडिजिनस थे, यानी स्वदेशी थे। द आर्यंस वर अनवेलकम इंट्रूडर्स, ऑथर इस बात को सोचता है कि जो आर्यंस थे वो बिना बुलाए घुसपैठिया थे। या फिर द क्वेश्चन वेदर द आर्यंस वर इंडिजिनस और नॉट इज़ नॉट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यही बात देखा जाए तो करेक्ट होगी, क्योंकि पैसेज में कहा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रीड आउट किए होंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि इसका मतलब जो आर्यंस थे वो स्वदेशी थे या बाहरी थे, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 25 के सी वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आज का मॉडल पेपर आपको बढ़िया लगा होगा। तो 25 क्वेश्चंस थे, ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन था, और हूबहू आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में आप क्रैक करेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।